चलिए आज एक ऐसे सिद्धांत की पड़ताल करते हैं जो शायद भारतीय इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। ये सिद्धांत आता है कर्मा नायक की किताब हरित क्रांति बनाम पिंक क्रांति से, और इसका तर्क ये है कि जिसे हम सिर्फ पौराणिक कथा समझते आया हैं वो असल में दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच हुआ एक बहुत बड़ा संसाधनों का महायुद्ध था। ये बात हम सब ने सुनी है, लेकिन ये किताब कहती है कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इतिहास विजेता लिखते हैं, बल्कि ये भी है कि हारे हुए पक्ष का सच जानबूझकर दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। और यही वो सोच है जो हमें उन सभी कहानियों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं जिन्हें हम आंख बंद करके सच मानते आए हैं। और यहीं से ये किताब एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल खड़ा करती है। ये सवाल हमारे देवताओं और राक्षसों की पूरी कहानी को सीधी चुनौती देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम सदियों से खलनायक मानते आ रहे हैं वो असल में हमारी ही विरासत के असली नायक थे? तो फिर इस सिद्धांत का मूल तर्क आखिर है क्या? देखिए, ये सिद्धांत उस पौराणिक युद्ध को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी संसाधनों पर, टेक्नोलॉजी पर और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच एक जबरदस्त टकराव। लेखक का तर्क है कि हमें पौराणिक कथाओं के पर्दे के पीछे झांकना होगा। वहां हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिखेंगी। एक ऐसी सभ्यता जो सृजन पर, कुछ नया बनाने पर यकीन रखती थी, और दूसरी एक ऐसी संस्कृति थी जिसकी पूरी सोच ही दोहन पर यानी दूसरों से छीनने पर आधारित थी। और यहीं पर किताब इन दो विरोधी शक्तियों को नाम देती है, हरित क्रांति और पिंक क्रांति। ये नाम महज नाम नहीं है, ये उनकी पहचान है जो दो बिल्कुल अलग भौगोलिक परिस्थितियों से पैदा हुई थीं। एक उपजाऊ नदी घाटियों की देन थी तो दूसरी संसाधनों की कमी वाले एक कठोर इलाके की। एक तरफ थे नागवंशी यानी हरित सोच वाले लोग, उनका समाज कृषि पर आधारित था, बसा हुआ था और वो निर्माण और विकास पर ध्यान देते थे। वहीं दूसरी तरफ थी एक खानाबदोश संस्कृति जो सिर्फ जिंदा रहने और जीतने के लिए बनी थी। एक रुककर बनाना जानते थे तो दूसरे सिर्फ आगे बढ़ना। और उनकी ये सोच उनकी अर्थव्यवस्था में साफ छलकती थी। हरित अर्थव्यवस्था नंदी यानी बैल की शक्ति, कपास और इंजीनियरिंग पर चलती थी। ये एक सस्टेनेबल मॉडल था। वहीं पिंक अर्थव्यवस्था की बुनियाद थी एक खास तकनीक पर, लंबी दूरी के युद्ध के लिए मांस को नमक लगाकर रखना। एक की अर्थव्यवस्था जीवन पर आधारित थी तो दूसरे की मृत्यु पर। और ये टेबल ये उस आर्थिक संघर्ष की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक संस्कृति के लिए नंदी यानी बैल एक पूंजी था, धन पैदा करने वाला एक जिंदा इंजन था, वो एक कैपिटल एसेट था, जबकि दूसरी संस्कृति के लिए वो बस पेट भरने का सामान था, खाने की एक चीज। और यहीं से सारा टकराव शुरू हुआ। तो सवाल उठता है कि ये टकराव आखिर हुआ कैसे? किताब बताती है कि ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, नहीं, ये नागवंशियों के पूरे आर्थिक ढांचे पर किए गए रणनीतिक हमलों की एक पूरी योजना थी। असल में ये एक सभ्यता की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। इस हमले को 3 चरणों में अंजाम दिया गया। पहला कदम, गविष्टि यानी उनके पशुधन जो उस समय की जीवित मुद्रा थी, उस पर लगातार छापे मारकर उनकी दौलत लूटी गई। दूसरा कदम, वृत्र जैसे बड़े बड़े बांधों को तोड़कर उनकी सिंचाई व्यवस्था को तबाह कर दिया गया ताकि अकाल पड़े। और फिर तीसरा और अंतिम प्रहार, नंदी का वध, ताकि उत्पादन का साधन ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने उन्नत इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक पूरी सभ्यता को इतिहास में दुष्ट राक्षसों के तौर पर कैसे याद रखा जा सकता है? और यहीं ये किताब अपना सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा करती है कि इस युद्ध का असली और आखिरी हथियार कोई तलवार या भाला नहीं था, वो हथियार था खुद भाषा। तो ये शब्दों का षड्यंत्र आखिर था क्या? सिद्धांत यह है कि विजेताओं ने अपनी जीत को पक्का करने के लिए हारे हुए पक्ष की भाषा को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने उनके सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के मतलब ही बदल दिए, इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियां अपने ही पूर्वजों से नफरत करने लगीं और उन्हें ही खलनायक समझने लगीं। इसका पहला उदाहरण है शब्द असुर। किताब के अनुसार इसका असली मतलब था प्राण ऊर्जा का रक्षक। ये उन कुशल इंजीनियरों की उपाधि थी जो पानी का प्रबंधन करते थे, और इसी सम्मानित शब्द को धीरे धीरे बदलकर राक्षस बना दिया गया। सोचिए, जो जीवन देते थे उन्हें ही जीवन लेने वाला बता दिया गया।
अगला शब्द है पणी। ये वो लोग थे जो समुदाय के धन यानी अनाज और पशुओं के संरक्षक थे, एक तरह से खजांची। लेकिन जब उन्होंने हमलावरों को अपना धन देने से मना किया तो उन्हें कंजूस और चोर कहकर बदनाम कर दिया गया। रक्षक को ही लुटेरा बना दिया गया। और शायद सबसे बड़ा भाषाई धोखा था वृत्र के साथ। वृत्र असल में एक बहुत बड़ी और जटिल सिंचाई प्रणाली यानी एक डैम सिस्टम का नाम था, और उसे एक ऐसे विशालकाय राक्षस का रूप दे दिया गया जो नदियों को रोकता है और जिसका वध करना जरूरी है। इस तरह एक सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने को एक महान और वीरता भरा काम बना दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब पुरानी बातों का आज क्या मतलब है? ये प्राचीन सिद्धांत आज के दौर में क्यों जरूरी हैं? लेखक के मुताबिक ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है, हमारे चारों ओर। किताब का दावा है कि वो शोषक पिंक मॉडल वो कभी खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि उसने बस अपना रूप बदल लिया। और आज वो हमें वैश्विक पिंक मार्केट, इंडस्ट्रियल फार्मिंग और हमारे पर्यावरण संकट के रूप में दिखता है। ये वही सोच है जो सिर्फ उपभोग करना और संसाधनों का दोहन करना जानती है। तो अंत में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे अतीत को बदला जा सकता था, एक पूरी सभ्यता की कहानी को मिटाया जा सकता था, तो आज हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाले कल का कौन सा इतिहास लिख रहे हैं? अगर इन बातों ने सोचने पर मजबूर किया है और इस विषय में और गहराई से जानने की इच्छा है, तो लेखक कर्मा नायक की किताब हरित क्रांति बनाम पिंक क्रांति और उनके दूसरे काम को दिए गए लिंक्स पर जाकर देखा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।